तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये वैकेंसी निकली है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में। हालांकि मैं आपको ये वैकेंसी निकली थी उसी दिन मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन दोस्तों मैं बाहर था तो मैं आपसे डिटेल शेयर नहीं कर पाया। इसमें क्या है, क्या चेंजेस हुआ है और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो। चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो आप मेरा एक सेकंड चैनल है जिस पर मैं इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करवाऊँगा। और ख़ास बात, इसमें जो सेकंड पेपर है जिसमें आपकी जो टाइपिंग संबंधित प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको दूर कर दूंगा। आप चाहते हो एक वैकेंसी मध्य प्रदेश में, अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिए। ओके। और दूसरी बात, इसमें वही अप्लाई कर सकते हैं जो एलिजिबल है इस भर्ती के लिए। आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इसी वीडियो में आपको शेयर कर दूँगा। आप मेरे सेकंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर हम डिटेल इसकी कौन सी बुक पढ़ना है, क्या करना है आपको, और इसका सेकंड पेपर, इस सब पर मैं चर्चा करूँगा। ओके। तो इसी बात को लेते हैं दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को जरूर शेयर कर दिए कीजिए, क्योंकि आपके लिए चीज़ें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं दोस्तों, तो मेहनत लगती है, तो आप भी थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। ओके। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में, अच्छा एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, आप इन चीज़ों को इग्नोर करिए और अगर वीडियो को ध्यान से देखिए। आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भर्ती है वो पहली बात तो कहाँ पर हो रही है, उच्च न्यायालय के जिला कोर्ट में हो रही है। जो जिला कोर्ट होते हैं ना, सत्र न्यायालय होते हैं जो हर जिले में होते हैं, है ना, वो उन जिलों में हो रही है। और इसके पहले एक वैकेंसी आई थी, जैसे 55 पद थे वो हाई कोर्ट की थी, तो वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट की थी। ओके। लेकिन ये जो भर्ती है ये हाई कोर्ट के अंतर्गत जितने भी जिला एवं सत्र न्यायालय है उनकी वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये आपके बाद मैंने क्लियर कर दी कि सर भर्ती कहाँ पर होगी, तो भर्ती बता दी। ओके। आप कौन कौन से पदों पर होगी अब वो भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो शीघ्र लेखक, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 कहते हैं हम, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ के हिसाब से। ओके। फिर सहायक ग्रेड 3, ओके, असिस्टेंट ग्रेड जिसे बोलते हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग वालों के लिए के पदों की भर्ती और विज्ञप्ति। अब हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। डेट्स क्या है, तो दोस्तों इसकी जो डेट्स है वो 30/11 से आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 30/12 आपके अंतिम डेट है। और इसकी जो मेन मुख्य परीक्षा फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, प्री पेपर और मेन पेपर, ये आपको बाद में अधिसूचित किया जाएगा, मतलब आपको बाद में बता दिया जाएगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर इसमें आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो इस पॉइंटों को नोट कर लीजिए। मध्य प्रदेश का अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, तो आप अपना पंजीयन करवा लीजिए। ओके। सेकंड चीज़ दोस्तों, हम इसके देख लेते हैं किस पद की ग्रेड पे क्या है, मतलब उनका वेतनमान क्या है और कितने पद हैं। तो आपको मैं बता दूं, हमेशा शीघ्र ग्रेड 2 जो स्टेनोग्राफर 2 होते हैं उनका ग्रेड पे अधिक ही होता है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का जो ग्रेड पे है वो है 2800, मतलब कि आपकी बेसिक ही समथिंग 28,000 के समथिंग आपकी बेसिक ही बनेगी। ओके। इसमें अन्य भत्ते अलग है। उसके पद है 108 है। उसी प्रकार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर, मतलब स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, इसकी अगर बात करोगे तो इसकी ग्रेड पे कितना है, 2400 है और इसके 205 पद हैं। और उसके बाद शीघ्र लेखक स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ये कोर्ट मैनेजर स्टाफ की है और इसमें 1900 पद हैं, 1900 पद हैं, सॉरी 1900 इसका ग्रेड पे है और जो पद है वो है 11 है। ओके। अगला बात हम देख लेते हैं कि असिस्टेंट ग्रेड 3, देखिए सबसे ज़्यादा कैंडिडेट इसी का ही वेट करते हैं। क्यों इसका वेट करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं। और ये जो ऊपर के जो 3 पद दिख रहे हैं इसमें हर कोई अप्लाई नहीं कर पाता, इनमें वही अप्लाई कर पाता है जिनको स्टेनो आती है। ओके। तो इसकी जो पद है दोस्तों असिस्टेंट ग्रेड 3 के, इसकी जो ग्रेड पे है वो तो 1900 है। ओके। और जो इसके पद है सबसे ज़्यादा पद इसी के है, तो आप इसमें अप्लाई जरूर करें। उसी प्रकार असिस्टेंट ग्रेड 3 इंग्लिश नोइंग की है, इसकी ग्रेड पे 1900 है और इसके 21 पद है। कुल टोटल 1255 पद है। तो 1255 पदों के लिए अच्छी खासी भर्ती है। इस साल का अगर आपको नौकरी चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों, ये आप SC ST OBC के हिसाब से आप देख सकते हो कितने पद आवंटित है, क्योंकि ये हम देखने जाएंगे तो वीडियो 1 घंटे का चला जाएगा। ये आपका काम है, इसको आप इस चार्टों को आप थोड़ा एनालिसिस करें कि आप किस कैटेगरी में हो, आपको के हिस्सा, आपके जो जिस पद के लिए अप्लाई करें उसमें आपकी कैटेगरी में कितने पद आ रहे हैं, और अगर आप UR में एलिजिबल हो तो आप वहाँ पर आपके कितने पद आ रहे हैं, ये आप चीज़ देख सकते हो। ओके। अब मेन इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों कि कौन कौन अप्लाई किस पद के लिए कर सकता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा अच्छे से चर्चा करेंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 दोस्तों, इसमें क्या है, पहली बात मैं आपको बता दूं, हम व्यापम की ग्रुप 4 की जो एग्ज़ाम देखते हैं उसमें 12th बेस मांगा जाता है, लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पर नियम चेंज कर दिया। अब 12th बेस वाला नहीं, यहाँ 12th हटा दिया है और
ग्रेजुएशन कर दिया, तो आपका कंपटीशन 12th वालों से यहाँ कम हो गया है। अब यहाँ पर सिर्फ ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई करेंगे और वही ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे जिनके पास CPCT है। ओके, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की जो भर्ती है इसमें ग्रेजुएशन तो होना ही है, CPCT भी होना। अब देखिए यहाँ पर हिंदी शॉर्ट हैंड होना चाहिए, एग्ज़ाम पास होना चाहिए कितनी स्पीड से, 100 WPM से। ओके, किसी बोर्ड इंस्टीट्यूट से जो कि MP गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज है, 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। तो ये बातें यहाँ पर हिंदी मांगा गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, इसमें भी ग्रेजुएशन CPCT होना चाहिए और हिंदी शॉर्ट हैंड इसमें 80 वर्ड पर मिनट में होना चाहिए। ओके, और आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा में क्या है दोस्तों कि जैसे कि आप कंप्यूटर से अपने ग्रेजुएशन किया है और या फिर अपने DCA PGDCA 1 ईयर या फिर ITI से कोपा किया, वो अलाउ है। ओके, असिस्टेंट ग्रेड 3, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, यही पद है जिसका कैंडिडेट बहुत टाइम से वेट करते हैं। तो इसमें क्या है, पहली बात तो आपके पास ग्रेजुएशन तो होना ही है, कंपलसरी है, CPCT भी होना। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ये कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर CPCT हिंदी इंग्लिश, देखिए दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन अगर हम इसी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें इसमें क्लू मिल जाएगा कि क्या हिंदी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर इंग्लिश होना ज़रूरी है। अब ये कंफर्म कब होगा मैं आपको करके भी बता दूंगा, लेकिन अभी हम इस नोटिफिकेशन के क्लू पर जाएंगे, एक पॉइंट पढ़ेंगे, उस पॉइंट को जो नेक्स्ट आएगा मैं आपको दिखा दूंगा, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या हिंदी वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। देखिए हम सिर्फ नोटिफिकेशन से क्लू निकाल रहे हैं। ओके, अभी यहाँ पर ऐसा कोई क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा अपना दिमाग लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों CPCT होना चाहिए, उसके बाद 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट ग्रेड 3 का भी वही है। ओके, चलिए इंग्लिश नोइंग है, इसके लिए इसमें भी वही है, सिर्फ मांगा गया है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड मांगा गया है, कितने 80 वर्ड पर मिनट से शॉर्ट हैंड दोस्तों स्टेनो है। ओके, चलिए अब आप देख सकते हो, आपके बाद एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं सर CPCT हम बाद में कर लेंगे तो चलेगा, नहीं दोस्तों बिल्कुल है। आप किसी भी एग्जाम में नियम हटा दिया है, आप सिर्फ एक ही नियम है कि आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हो उस दिन, ओके, या फिर आवेदन करने की अंतिम तारीख तक आपके पास वो सभी अंक प्रमाण पत्र के रिजल्ट होना चाहिए, भले ही उसका ओरिजिनल बाद में आ रहा है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो आप वैलिड हो। ओके, तो ये पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने BSc BA किया है जिसमें कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में है, तो दोस्तों यहाँ पर उसके बारे में कहा गया है कि वो मान्य नहीं है। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्लियर कहा गया है कि BSc BCom डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है, इस पॉइंट को नोट करें, तो वो मान्य नहीं है। ओके, बाकी जो कंप्यूटर जो डिग्रियाँ है जिसमें कंप्यूटर के सभी सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, जैसे कि BE है कंप्यूटर से, MCA है, BCA है, MSc है, IT CS है, इसमें कंप्यूटर के सभी सब्जेक्ट होते हैं। BSc IT CS, BSc IT CS भी होती है जिसमें सिर्फ कंप्यूटर के ही सभी सब्जेक्ट होते हैं। MTech ME ये, तो ये एलिजिबल है। लेकिन ये कैंडिडेट जो कि BSc BCom ऐसी डिग्रियाँ जिनमें केवल कंप्यूटर एक विषय के रूप में अध्यापन है सम्मिलित है, वो मान्य नहीं होगा। यहाँ पर ये पॉइंट इन्होंने क्लियर किया है, इसके पीछे पहले भी क्लियर किया था, मैं भी इससे बहुत परेशान हुआ था, इसी कारण मैं भी बाहर हो चुका हूँ, इसलिए ये आप देख लीजिएगा। चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं, आपकी एज दोस्तों पुरुष आवेदक की जो है वो है 40 वर्ष। अब ये 40 वर्ष अनारक्षित के लिए है, अगर आप आरक्षित है तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज जोड़ लीजिए। जैसे कि OBC है तो OBC को 3 साल की छूट है, अगर आप 43 तक है तो एलिजिबल है, और अगर SC ST है उनको 5 साल की छूट है, तो 5 साल तक अब ऐड कर सकते हैं, 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। ओके, अगर महिला है UR की तो उनको भी 5 साल की छूट है, तो वो भी 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकती है। ओके, अगर महिला आवेदक है किसी शासकीय निगम मंडल स्वसहाय संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक विधवा परित्याग तलाकशुदा, वो 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। अगर महिला आवेदक है किसी आरक्षित वर्ग की, जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, वो 45 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के बाहर तो कैंडिडेट UR में जाएंगे तो वो 40 वर्ष उनकी निर्धारित कर दी गई है। अच्छा, आवेदन शुल्क की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें जो अनारक्षित है उनके लिए जो आवेदन शुल्क है वो 770 रुपये है, और जो आरक्षित है मध्य प्रदेश, आरक्षित में से मध्य प्रदेश के उम्मीदवार आते हैं उनके लिए 570 है, मतलब 200 कम हो जाएंगे, तो ये भी आप चेक कर लीजिए। ओके, हालांकि मैं सब कुछ आपको बता ही रहा हूँ। आपको फॉर्म कहाँ से डालना है, फॉर्म www.mpsc.gov.in की वेबसाइट से आपको डालना है, आप वहाँ पर फॉर्म जाकर अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए अब दोस्तों हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस क्या है, 2 पेपर होंगे, आपको पता है, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, है ना।
पहला पेपर प्री होगा। प्री में आपसे 2 पार्ट रहेंगे, एक पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में जीके रहेगा, जीएस रहेगा, और जीके में आप एमपी जीके इंक्लूड कर ही लीजिए क्योंकि मध्य प्रदेश की एग्जाम है तो एमपी जीके तो आएगा ही। तो इसमें दोस्तों 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और 30 आपके मार्क्स भी रहेंगे, है ना, 30 नंबर हो गए। प्लस सेकंड पॉइंट आएगा मैथ से रीजनिंग, तो इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। आप 10-10 मान सकते हैं, 10 कम ज़्यादा भी हो जाएंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आप 10-10 मान लीजिए। तो इसके 20 क्वेश्चन आएंगे, ये तो आप आराम से कर लेंगे। जो मेन पॉइंट है यहाँ पर आप ज़्यादा स्कोर करिए। पार्ट 1 में जीके जीएस में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे आपका प्री निकलने का उतना ही और मेरिट लिस्ट में आने का उतना ही फ़ायदा रहेगा। चलिए उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जनरल हिंदी वो रहेगी 10-10 नंबर की, ओके, 10 नंबर की हिंदी रहेगी और इंग्लिश रहेगी और 20 नंबर की। इसमें इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज देगा, ध्यान रखिए। कंप्यूटर नॉलेज 20 नंबर का रहेगा, तो कुल 100 नंबर का। तो दोस्तों ये देखिए, इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप हिंदी को पूरा अटेम्प्ट करिए, यहाँ पर आप स्कोर कर सकते हैं। मैथ्स रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं और कंप्यूटर नॉलेज में। इस 3 पार्ट में जो अच्छा स्कोर कर लेता है क्योंकि ईजी है, बाकी जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में भी कर लेगा, ओके। जीके जीएस में दोस्तों क्या है कि आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको अच्छी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगा, तब जाके आपके 30 नंबर में से मैक्सिमम नंबर आप कवर कर पाओगे, ओके। 100 नंबर का है, आप आराम से ले आइए क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, मत टेंशन लीजिए, आप क्लियर कर लोगे। दूसरा पेपर की हम बात करें दोस्तों, इसमें आपको फिर देखिए, अब इसमें क्या है कि 1255 पद है, तो इसमें 3 का गुणा करोगे तो 3700 के समथिंग कुछ आएंगे। तो इतने कैंडिडेट को ये सेकंड पेपर के लिए बुलाएंगे, ओके। 1/1:3 1:3 में 1:3 के हिसाब से एक पद के लिए 3 कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे प्री में। इस बात को हम नोट कर लीजिएगा, ओके। यहाँ पर लिखा भी हुआ भी है, मैंने पढ़ा था कहीं पर, चलिए ये रहा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के मेरिट में 1:3 प्रति पद के लिए 3 अभ्यर्थियों के अनुपात में अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक के अधीन सफल घोषित किया जाएगा तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी सफल घोषित किया जाएगा। अगर कोई समान लाया तो उनको भी सफल ही माना जाएगा, ओके। परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45%, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40%। इसका मतलब ये नहीं कि आप 45 और 40 नंबर ले पास हो जाओगे, नहीं, ये न्यूनतम बताया है, आपको तो मेरिट में आना ही पड़ेगा, ओके। चलिए अब आप देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि आप सेकंड पेपर के अगर मुख्य परीक्षा की अगर बात करेंगे तो भी मुख्य परीक्षा के हम देख लेते हैं, और इसमें 100 अंकों का होगा ये भी, ओके। और इसमें क्या है आप देख लीजिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए क्या होगा, आपकी हिंदी स्टेनोग्राफी होगी, डिटेक्शन में होगी, 400 वर्ड होगी, प्लस ट्रांसक्रिप्शन और टाइपिंग होगी, ओके। तो ये 100 मार्क्स की रहेंगी, आप देख सकते हो 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये असिस्टेंट ग्रेड 3 ये इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, हिंदी टाइपिंग होगी, 300 वर्ड दिए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्लू की बात कर रहा था, तो देखिए यहाँ पर हिंदी मांगा, इंग्लिश भी मांगी जाएगी या नहीं असिस्टेंट ग्रेड 3 में। तो यहाँ पर इन्होंने अगर असिस्टेंट ग्रेड 3 का अगर मेन एग्जाम देखोगे तो इसमें सिर्फ हिंदी टाइपिंग ही कही गई है सेकंड पेपर में। इन्होंने कोई ऐसा नहीं, इन्होंने यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग नहीं कहा है कि इंग्लिश टाइपिंग भी होगी। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा क्लू मिल रहा है कि आपको हिंदी वालों को इस बार मौका मिल जाएगा, ओके। अब ये तो जब आपका फॉर्म क्लियर होगा आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन हम ये जो सेकंड पेपर हो रहा है इसमें आपसे सिर्फ हिंदी टाइपिंग ही करवा रहे हैं वो, तो हो सकता है आपको एग्जाम में भी हिंदी टाइपिंग ही मांगी जाए। तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ यही है, ओके। तो यहाँ पर हिंदी वालों के लिए गुड न्यूज़ है। तो 30 नंबर की आपकी हिंदी टाइपिंग होगी, प्लस 70 नंबर का आपका डायरेक्ट डिटेक्शन टाइपिंग होगा। अब ये डायरेक्ट डिटेक्शन टाइपिंग क्या है दोस्तों, इसमें आप ऑडियो के माध्यम से पैराग्राफ बोला जाएगा कंप्यूटर के द्वारा, ठीक है, और आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। वो 70 नंबर की रहेगी, कुल 100 नंबर की रहेगी। इसी प्रकार असिस्टेंट ग्रेड 3 में भी आप देख सकते हो। तो यह है दोस्तों, आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा कंप्यूटर पर आयोजित की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक से कंप्यूटर की कीबोर्ड सहित प्रदान किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपना कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। समस्त हिंदी टाइपिंग रेमिंगटन गेल में होगी। इस पॉइंटों को भी थोड़ा नोट कर लीजिए कि रेमिंगटन गेल में होगी। चलिए अब अगर हम देखें दोस्तों, तो सहायक ग्रेड 3 की मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों को 10 मिनट में लगभग 3.5 शब्दों का हिंदी टाइपिंग मेटा टाइप करना पड़ेगा। ये आपकी टाइपिंग होगी 3.5 शब्दों की 10 मिनट में। उसके पश्चात ओके अभ्यर्थी को हिंदी डायरेक्ट डिटेक्शन दिया जाएगा, जो कि लगभग 400 शब्दों को होगा, जिसे अभ्यर्थियों को सुनकर कंप्यूटर में सीधे टाइपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए
चैलेंजिंग पॉइंट है, इसके आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। इसमें जिन्होंने तैयारी कर ली उसके तो काम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो दोस्तों मैंने पूरी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर ली है, और चीज़ें हैं तो आप मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा इस भर्ती के बारे में, तैयारी कैसे करेंगे, हम भी करेंगे, आपको करवाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, ठीक है, मेरे को इन चीज़ों का बहुत अच्छा नॉलेज हो चुका है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सब कुछ ज़्यादा नहीं, मुझे जितना अनुभव है ये टाइपिंग एग्ज़ाम्स का और व्यापम के एग्ज़ाम्स का, मैं चाहता हूँ कि वो आपको दूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो गलतियाँ मैंने की थी सिलेक्शन लेने में, ओके, वो गलती आप ना करो। तो आप मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, आपको कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू।